हाय एवरीवन, सभी प्यारे बच्चों का अगेन वेलकम है YET योर इंग्लिश ट्यूटर पे। स्पेशल क्लास है अगेन आज की टाइम्स ऑफ इंडिया के इस प्यारे से एडिटोरियल से वॉक मेक्स यू चॉक। ये आर्टिकल लिखा गया है कि मॉडर्न ज़माने में अब आप खुल करके किसी से बात नहीं कर सकते हैं। अगर बात करेंगे तो आपको हमेशा डर रहेगा कहीं सामने वाले को कुछ बुरा ना लग जाए। किसी से आप मजाक नहीं कर सकते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। आज से 20-25 साल पहले लोग खुल कर के बात भी करते थे, एक दूसरे से मजाक भी करते थे। तो ये मॉडर्न ज़माने की एक दुविधा है, इस आर्टिकल में आप देखेंगे। बड़ा ही प्यारा एडिटोरियल लगा मुझे। शुरू करेंगे इसको अपने क्विज़ के साथ में। क्वेश्चंस आपके सामने हैं। क्लास के लास्ट में इस क्विज़ को हमें एक अटैम्प्ट देना है। 9 में से 9 नंबर मिलने चाहिए, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, क्विज़ को लास्ट में देखा जाएगा क्लास के एंड में। आइए लेक्चर को शुरू करते हैं, कुछ नया सीखते हैं। ऑलराइट, कह रहे जी वॉक मेक्स यू चॉक। देखिए, वॉक का मतलब होता है जगा हुआ। आपने सुना होगा ना, वेकअप, उठ जाओ, जग जाओ। वहीं से एक एडजेक्टिव बनाया हुआ है वॉक। ऐसा आदमी जो अवेयर है, जो आजकल के दस्तूर के बारे में जानता है। जैसा ज़माना है मॉडर्न, उसके हिसाब से वो, समझ गए ना, कॉन्शियस है। कह रहे जी मॉडर्न ज़माने की जो कॉन्शियसनेस है, जो वोकनेस है, वो मेक करती है, बनाती है आपको चौक। देखिए, मेक यू चौक, यहाँ पे मेक वर्ब को कॉसेटिव फॉर्म में यूज़ किया गया है, किसी से कोई काम करवाना। ये जो मॉडर्न ज़माने की कॉन्शियसनेस है, ये आपको चोक करवाती है, आपका गला घोटती है। चोक करना यानी किसी का गला दबा देना। ठीक है, अब ये कैसे गला घोटती है, कैसे आपको चोक करती है, टाइटल पैराग्राफ को देखते हैं। कह रहा है जी एवरीवन इज़ वॉकिंग ऑन एगशेल्स एंड थिन आइस वाइल ऑल्सो रनिंग स्केर्ड दे विल बी होल्ड अप। कह रहा है जी एवरीवन यानी हर एक आदमी वॉकिंग ऑन एगशेल्स कर रहा है। वॉक ऑन एगशेल्स का मतलब होता है अंडे के छिलकों पे चलना, और इसका लिटरल मीनिंग है या फिगरेटिव मीनिंग है ध्यान से आगे बढ़ना। आप अंडे के छिलकों पे चलेंगे तो आपको, है ना, वो चुभेंगे पाँव में, आवाज़ भी आएगी, तो आप बिल्कुल एकदम सहम सहम के पाँव रखेंगे आगे, है ना, शोर भी कम हो और आपके पाँव में भी कुछ ज़्यादा चोट ना लगे। तो हर आदमी जो है आजकल बड़ा फूंक फूंक के पाँव रख रहा है, वॉक ऑन एगशेल्स कर रहा है, और वॉक ऑन थिन आइस भी कर रहा है। वॉक ऑन थिन आइस का मतलब होता है बड़ा सतर्क होकर के डेंजर में चलना। हमेशा आपको लगे कि आइस बड़ी थिन है, कभी भी मैं ज़मीन में जा सकता हूँ, बर्फ़ की जो परत है वो बहुत पतली है। अच्छा, कब कर रहा है ये काम? कह रहे जी ये तब कर रहा है जब वो साथ साथ रन कर रहा हो, भाग रहा हो, स्केर्ड होकर के, डर करके कि कहीं वो होल्ड अप ना हो जाए। दे विल बी होल्ड अप। होल्ड अप का मतलब होता है किसी को पकड़ लेना, रोक लेना। जैसे आपको पुलिस वाला पकड़ लेता है ना चौराहे पे बिना हेलमेट के, वो आपको होल्ड अप करता है। बहुत प्यारा सेंटेंस है ये। हर आदमी फूंक फूंक के पाँव रख रहा है और आगे बढ़ रहा है बड़े डेंजर में अपनी रूटीन लाइफ के अंदर, और जबकि उस वक्त वो भाग भी रहा है डरा हुआ कि कहीं वो पकड़ा ना जाए, कैसे भी करके इस सिचुएशन से बाहर निकल जाए। मॉडर्न लाइफ के अंदर सोसाइटी कुछ इसी तरह की हो गई है। आपको फूंक फूंक के पाँव रखना है और हमेशा एक दूसरे से भागते रहना है। कहीं कहीं आपसे, आपकी बात से कोई आदमी नाराज़ ना हो जाए, कोई आपसे आपका दुश्मन ना बन जाए। एवरीवन की वर्ब है इज़ वॉकिंग, वॉकिंग ऑन एगशेल्स एंड वॉकिंग ऑन थिन आइस, दोनों ईडियम्स है, अभी आपको करवा देंगे। अच्छा, दे की वर्ब है विल बी होल्ड अप। होल्ड अप का मतलब होता है पकड़ना या होल्ड करना, किसी को रोक लेना। दे आया है एवरीवन के लिए। मॉडर्न इंग्लिश में एवरीवन के लिए हम दे का इस्तेमाल करते हैं जब हमें जेंडर ना पता हो। भाई एवरीवन में मैन भी हो सकता है, वुमेन भी हो सकती है, चाइल्ड भी हो सकता है। तो आप या तो लिखें यहाँ पे ही और शी, जो टेक्निकली आना चाहिए, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में ही और शी इस फ्रेज़ को ही दे बोला जाता है। ठीक है, तो दे यहाँ पे एवरीवन के लिए यूज़ हुआ है। चलिए अब एग से बनने वाली सारी फ्रेजल वर्ब्स और ईडियम्स आपको एक साथ दिखा देते हैं ताकि आप इनको याद रख पाएँ। वैसे तो ये मैंने अभी रिकॉर्ड किया था, शायद उसमें आवाज़ नहीं आई। ये सारी मैंने आपके सामने लिखी थी कहानियों के साथ, पर अब जब लिख दिया तो इसी के ऊपर बता देता हूँ। ठीक है, फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। वॉक ऑन एगशेल्स मैंने आपको बताया था, बड़ा कोशिश होकर के फूंक फूंक के पाँव रखना, आगे बढ़ना,
कहीं कोई आपकी बात से नाराज़ ना हो जाए। टू बी कॉशियस अबाउट वंस वर्ड्स और एक्शंस। वॉक ऑन थिन आइस भी बिल्कुल ऐसा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा एलिमेंट होता है डेंजर का। आप फूंक फूंक के पाँव इसलिए रख रहे हैं कि कहीं पे आइस, कहीं पे बर्फ़ बहुत थिन ना हो आपके पाँवों के तले की, और वो टूट जाए और आप अंदर चले जाएं, तो यहाँ पे थोड़ा डेंजर वाली सिचुएशन होती है। टू प्रोसीड फर्दर इन डेंजरस सिचुएशंस। ओवर एग द पुडिंग। देखिए, पुडिंग होता है अंग्रेज़ों का हलवा, एग का मतलब होता है अंडा। हलवा बनाने के बाद ऊपर एग से वो गार्निशिंग करते हैं, फ्लेवरिंग करते हैं, जिससे हलवे का जो टेस्ट है वो अच्छा हो जाए। लेकिन अगर फ्लेवरिंग ज़्यादा हो जाए, ओवर एग कर दें, वो एक अंडे की जगह 7 अंडे 8 अंडों की पुडिंग के ऊपर गार्निशिंग हो जाए, तो पुडिंग का टेस्ट ख़राब हो जाता है। इसका मतलब होता है टू ओवर डू समथिंग, किसी चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा करना। भाई, हलवे में अंडा चाहिए था, अंडे में हलवा नहीं चाहिए था, तो ये बात हो जाती है अंडे में हलवे वाली। ओवर एग द पुडिंग। समझ गए मीनिंग इसका? अगली फ्रेजल वर्ब है एग ऑन समवन। इसका मतलब होता है किसी आदमी को उकसाना या फोर्स करना किसी काम को करने के लिए। जब आप किसी को बोलते हैं ना, तू कर ही नहीं सकता, तेरे से होगा ही नहीं, करके दिखा चल, तो ये जो आप हिंदी में बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं एग ऑन समबडी। उस आदमी के आप पीछे पड़े हैं किसी काम को करवाने के लिए। एग हेड का मतलब होता है एक वेरी नॉलेजेबल पर्सन, वेल रेड पर्सन हो, वेल, समझ गए ना, किताबें पढ़ी हों जिसने इस चीज़ें इसके दिमाग में हो, वाइज पर्सन को बोलते हैं एग हेड, इंटेलेक्चुअल पर्सन को। गुड एग और बैड एग क्या होते हैं? सपूत और कपूत, अच्छा सिक्का और खोटा सिक्का, है ना। गुड एग और बैड एग दोनों को अलग अलग आप बना सकते हैं, गुड और बैड से। लास्ट में है नेस्ट एग। नेस्ट एग मतलब पक्षी के घोंसले में रखा हुआ अंडा। नेस्ट मतलब घोंसला, एग मतलब अंडा। पक्षी घोंसले में अंडा रखता है ताकि वो अंडा कभी बड़ा होगा, हैच करेगा, उसमें से पक्षी निकलेगा, दूसरा उसका बच्चा। वैसे ही अगर आप कुछ पैसे को अपने बैंक अकाउंट्स में रखते हैं, किसी फंड में डाल के रखते हैं सेव करके, कि वो पैसा आपको बाद में काम आए, रिटायरमेंट के वक्त काम आए, या फ्यूचर में आपकी सेविंग्स को, है ना, और बड़ा कर दे, तो ऐसी आपकी सेविंग्स कहलाती हैं आपका नेस्ट एग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस आर्टिकल की वोकैब पे नज़र डालेंगे, सारे वर्ड्स एक साथ देख लो। क्लास को एक लाइक और एक शेयर देना। नए बच्चे ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी तरीके से बेसिक लेवल से आपको इंग्लिश सिखाई जाती है इस चैनल पे। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको @YourEnglishTutor टाइप करना है, टेलीग्राम में आपको ग्रुप मिल जाएगा। साथ ही YT ऐप पे आप तैयारी कर सकते हैं अपने एग्जाम्स की, चाहे SSC हो, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग हो, UPSC का हो या बैंकिंग का हो। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है। राइटिंग के कोर्स में आप सीख सकते हैं राइटिंग, लगभग 60 से 70 घंटों में फ़ायदा आप ले सकते हैं इस कोर्स का। UPSC के कोर्स में आप अपना मीडियम चेंज कर सकते हैं, किसी और लैंग्वेज से इंग्लिश में माइग्रेट कर सकते हैं। UPSC के सभी एस्पेक्ट्स कवर्ड हैं, आंसर राइटिंग, एसे राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, CSET। SSC और बैंकिंग के कोर्स में आपको सारे वैरायटी के क्वेश्चन सोल्व करना सिखाया जाता है। 100 से 1.25 घंटों के कोर्सेज हैं, आप भरपूर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, टीम का नंबर है व्हाट्सएप, आप इस नंबर पे टीम से जुड़ सकते हैं वाया व्हाट्सएप। चलिए वोकैब शीट है, थोड़ा सा मैं इसको जूम इन कर देता हूँ। देखो वर्ड 5 ही है, लेकिन नए हैं 5 में से 3। पहला वर्ड है रिवेयर। रिवेयर का मतलब होता है किसी की रिस्पेक्ट करना और उसको आइडलाइज करना, उसको अपना आदर्श मान बैठना। जैसे कुछ लोग रिवेयर करते हैं विराट कोहली को, कुछ लोग करते थे महात्मा गांधी को, कुछ लोग करते होंगे सुभाष चंद्र बोस को, भगत सिंह को, कुछ लोग करते होंगे नरेंद्र मोदी को। मैं बताना चाह रहा हूँ, जब किसी की भक्ति आप करने लगते हैं गुड सेंस में, रिस्पेक्ट के साथ, तो वो कहलाता है इंग्लिश में रिवेयर करना। द प्रोफेसर वार रिवर्ड फॉर हिज इमेंस लर्निंग बाय ऑल हिज स्टूडेंट्स। प्रोफेसर को पूजा जाता था, उसको रिस्पेक्ट और आइडलाइज किया जाता था उसकी इमेंस नॉलेज के लिए उसके सभी स्टूडेंट्स के द्वारा। अब देखिए, रिवेयर को विनिरेट, रिगार्ड, एडमायर करना भी बोलते हैं, और इसी से नाउन बनता है रेवरेंस, यानी कि किसी के लिए रिस्पेक्ट, और इसका बिल्कुल उल्टा हो जाता है इररेवरेंस, यानी किसी के लिए डिसरिस्पेक्ट। ठीक है, नाउन फॉर्म जो है इररेवरेंस को आप आर्टिकल में देखेंगे। रिवेयर मतलब रिस्पेक्ट करना, रेवरेंस मतलब रिस्पेक्ट, और इररेवरेंस मतलब किसी की बेइज्जती या डिसरिस्पेक्ट। चलिए अगला वर्ड है सटायर। सटायर आज की टोन भी है सटारिकल। सटायर का मतलब होता है उपहास, आयरनी, सरकाज़म। जब किसी बात में तंज होता है, आप कहे कुछ और रहे होते हैं लेकिन मीनिंग कुछ और निकल रहा होता है, उसको बोलते हैं सटायर।
परफेक्ट एग्जाम्पल क्या है इसका, जब आप किसी मोटे आदमी को बोलते हो यार कमज़ोर हो गया, समझ गए ना, तो आप उसको कमज़ोर नहीं बोल रहे हो, आप उसको ये बोल रहे हो कि फट तो नहीं जाएगा, है ना। तो ये सटायर होता है आपका किसी मोटे आदमी को कमज़ोर बोलना। द मूवी इज़ ए क्लेवर सटायर ऑन द एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री। ये मूवी एक बहुत क्लेवर सटायर है, उपहास है एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री पे। मॉकरी और पैरोडी भी बोला जाता है, सटारिकल इसकी एडजेक्टिव फॉर्म है, उपहास भरा। आज का आर्टिकल भी सटारिकल टोन में, उपहास भरे टोन में लिखा गया है, ठीक है। चलिए अगला वर्ड है स्लाइट। स्लाइट एक एडजेक्टिव है और उसका मतलब होता है थोड़ा सा। स्लाइट मिस्टेक मतलब थोड़ी सी मिस्टेक। स्लाइट लेफ्ट मतलब थोड़ा सा लेफ्ट में चले जाओ। स्लाइट राइट मतलब थोड़ा सा राइट में मुड़ जाओ। लेकिन स्लाइट एक नाउन भी है। नाउन फॉर्म में इसका मतलब होता है डिसरिस्पेक्ट या किसी के लिए ऑफेंस, है ना। एक फ्रेज बनता है इससे, टेक स्लाइट। टेक स्लाइट करना यानी किसी से ऑफेंस लेना, किसी की बात पे नाराज़ हो जाना। आपने डिसरिस्पेक्ट को किसी से ले लिया, इंसल्ट को फील कर लिया। शी फेल्ट स्लाइटेड बिकॉज शी हैड बिन इन्वाइटेड। वो फील कर रही थी स्लाइटेड, वो फील कर रही थी डिसरिस्पेक्टेड, क्योंकि उसको इनवाइट नहीं किया गया था, उसको बुलाया नहीं गया था, ठीक है। स्लाइड एक नाउन भी है, स्लाइड एक वर्ब भी है, किसी को डिसरिस्पेक्ट करने के लिए यूज होती है। यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म को एडजेक्टिव बना करके लगाया गया है, शी फेल्ट स्लाइटेड। इररेवरेंस जो आपने ऊपर पढ़ा था, डिसरिस्पेक्ट, स्लाइड का सिनोनिम होगा। ये वर्ड आप आर्टिकल में देखेंगे। अगला वर्ड है इंडिग्निटी, ये भी नया है आपके लिए। इंडिग्निटी का मतलब होता है गुस्सा और इंसल्ट जो इनजस्टिस से आपको मिले। आपकी गलती नहीं थी लेकिन आपको फिर भी मिला, है ना, किसी चीज़ से, समझ गए ना, बिना बात के आपको किसी ने इंसल्ट किया, आपके साथ अनजस्टिफाइबल मैनर में कुछ काम हुआ, तो वो इंसल्ट जो इनजस्टिस से आती है वो आपकी इंडिग्निटी होती है और इसमें हमेशा क्रोध या एंगर होता है। द चेयरमैन सफर द इंडिग्निटी ऑफ बीइंग रिफ्यूज्ड एडमिशन टू द मीटिंग। चेयरमैन ने सफ़र किया इस इंडिग्निटी को, इस बेइज्जती को, जो थी मीटिंग में घुसने के लिए, एडमिशन करने के लिए या अंदर घुसने के लिए रिफ्यूज़ल की। मतलब चेयरमैन को बोल दिया गया कि आप मीटिंग में नहीं आओगे, आपके बिना करेंगे हम। तो ये इंडिग्निटी, ये समझ गए ना, बेइज्जती, इंसल्ट जो है, इनजस्टिस, इसको सहना पड़ा। चलिए इसी से एक नाउन बनता है इंडिग्नेशन। इसका मतलब होता है बेइज्जती पे आने वाला गुस्सा, ठीक है, इंडिग्नेशन। चलिए अगला वर्ड अपने पास राइचस। भारी वर्ड्स हैं आज के, हल्के में मत लेना, ये वैसे वर्ड्स है ही नहीं जो आपको समझ रहे हो ना उस तरीके से, ये इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब वो नहीं है। हर वर्ड में आपको घुसना पड़ेगा। राइचस वर्ड बना राइट से, राइट मतलब सही। राइचसनेस, राइचस का मतलब होता है जो चीज़ मॉरली जस्टिफाइड हो, सही हो, नैतिक तौर पे सही हो। जैसे आपको किसी ने मारा और आपने उसके 4 लगा दी सामने से, कानूनन ये गलत है लेकिन वैसे राइचस है। कानून तो गलत है क्योंकि आपने कंप्लेन नहीं की पुलिस को, आपकी कंप्लेन जो कि दर्ज भी नहीं होने वाली थी और दर्ज होने के बाद पुलिस कुछ करने भी वाली नहीं थी। कानूनन तो ये गलत है, आपने क्यों मारा, लेकिन ये वैसे सही है। अगर मारने वाले को वहीं नहीं मारोगे तो फिर वो कल आके फिर मार देगा। तो ये मॉरली और जस्टिफाइड है ना, नैतिक तौर पे। द नेशन वॉज फुल ऑफ राइचस इंडिग्नेशन ओवर द अटैक ऑन आर्म फोर्सेस। नेशन जो है भरी हुई थी राइचस इंडिग्नेशन से, जस्टिफाइड गुस्से से। इंडिग्नेशन वर्ड मैंने आपको अभी करवाया, जो आपको गुस्सा आता है उपहास जो है बेइज्जती के ऊपर। तो नेशन जो है बिल्कुल सही गुस्से से भरी हुई थी अटैक को लेकर के जो हमारी आर्म फोर्सेस पे, हमारे फौजियों पे हुआ। चलिए कॉन्शियसनेस, एथिकल, नोबल, अपराइट सभी राइचस के सिनोनिम्स हैं। यू विल सी दिस वर्ड इन द आर्टिकल टुडे। इसकी नाउन फॉर्म होती है राइचसनेस, सही होने की क्वालिटी, एथिकली या मॉरली। काफ़ी भारी वर्ड्स हैं, 5 में से 4 आपके लिए नए थे। अब आर्टिकल में जहाँ वर्ड्स आए वहाँ आपके रिपीट हो जाएंगे। एक समरी आपको देते हैं। समरी ये है कि आज से 20 साल पहले आप किसी को मोटा या पतला बोलते थे तो बात वहीं ख़त्म हो जाती थी, सामने वाला हंस देता था, आप भी स्माइल करते थे, अगर वो आपका दोस्त है। ऐसा नहीं है रोड पे चलते हुए किसी को। लेकिन आज जब अपने दोस्त को भी मोटा बोलोगे ना, तो एक डायलॉग चलता है आजकल, तेरे पापा का खाता हूँ क्या, है ना। आप अपने दोस्त को अगर प्यार से यूँ ही बोल देते हो ना, यार किसी लेडी को बोल देते हो बहुत अच्छी लग रही हो, तो आप अच्छी लग रही हो ऐसा भी बोल दोगे तो हो सकता है वो लेडी आप पे सेक्सुअल असॉल्ट का केस लगा दे। क्योंकि हमारा समाज बड़ा वोक हो गया है,
बड़ा सेंसिटिव सा हो गया है। और ये बिल्कुल सही भी समझा जाता है कि सेंसिटिव होकर के रहो, किसी को हर्ट मत करो, किसी से मजाक मत करो, लेडीज से अदब से बात करो, करनी चाहिए मजाक, हर्ट करना भी बुरी बात है, लेकिन जो एक हंसी टिटोली दोस्तों में, घर परिवारों में हुआ करती थी, वहाँ भी ये सेंसिटिविटी घुस गई है। और इस बात पे ये आर्टिकल का जो ऑथर है बड़ी डिसअपॉइंटमेंट बता रहा है अपनी, लेकिन बता रहा है सैटारिकल टोन में, उपहास के साथ। बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, मज़ा आ जाएगा आपको। उस दिन वो बॉर्डलेस वाला आर्टिकल पढ़ा था आपने, कुछ वैसा ही मज़ा इस आर्टिकल में आपको आना चाहिए। आज की टोन है सैटारिकल, चलिए शुरू करते हैं इसको पढ़ना। कह रहा है इन दिस वोक वर्ड ऑफ आर्स वेयर बीइंग करेक्ट एंड सुपर सेंसिटिव टू एवरीवन्स फीलिंग्स इज द गवर्निंग फैक्टर, सो मेनी फन थिंग्स हैव कोलैप्स्ड एंड विदर ऑन द वाइन। कह रहा है इस वोक वर्ड में, वोक मतलब सजग, अवेयर, जगा हुआ, अचानक से जगी हुई दुनिया ना, एकदम सेंसिटिव है, किसी के लिए कुछ गलत नहीं बोलना, सबको। कह रहे ये अचानक से जो जगी हुई मॉडर्न वर्ड है, वॉक वर्ड है, जो हमारा है, ऑफ आवर्स है, जहाँ पे करेक्ट होना और सुपर सेंसिटिव होना हर आदमी की फीलिंग के लिए यही गवर्निंग फैक्टर है, यही सबसे बड़ा फैक्टर है, गवर्न करने वाला फैक्टर। गवर्न करना है नहीं, राज करना, यही फैक्टर राज करता है कि आप सामने वाले से कैसे बात करोगे। कह रहे ऐसे एक वर्ड में ना, जहाँ पे आप हमेशा करेक्ट बात करेंगे पॉलिटिकली और हमेशा सुपर सेंसिटिव होंगे, वहाँ पे बहुत सारी फन थिंग्स जो हैं, बहुत सारी मज़े की जो बातें हैं, वो कोलैप्स कर गई हैं, ख़त्म हो गई हैं, ढह गई हैं, या फिर विदर कर गई हैं, वाइन पे सड़ गई हैं, गल गई हैं, ख़त्म हो गई हैं। दोनों का मतलब एक ही है, कोलैप्स करना यानी टूट जाना, बिखर जाना। विदर ऑन द वाइन का मतलब होता है किसी चीज़ का इनएक्शन या निगलेक्ट की वजह से ख़त्म हो जाना। ये मैं आइडिया आपको करवा दूंगा। चलिए, बीइंग जो है सब्जेक्ट है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म जीरंट, वर्ब है इसकी इज, बीइंग करेक्ट इज द गवर्निंग फैक्टर। वॉक वर्ड मैंने आपको बता दिया। थिंग्स की वर्ब है हैव कोलैप्स्ड एंड थिंग्स हैव विदर्ड ऑन द वाइन। विदर ऑन द वाइन क्या होता है? देखिए, वाइन होती है बेल, बेल समझते हैं ना, किसी अंगूर की बेल है, किसी भी फल की बेल है, और विदर का मतलब होता है सड़ जाना। अगर अंगूर बेल पे लगा रहेगा, आप उसको उतारोगे नहीं, उसको पानी वानी नहीं दोगे, वो ऐसा नहीं है वो अंगूर अपने आप टूट के गिर जाएगा, आपको उसको उतारना है, नहीं तो वो बेल पे ही सड़ जाएगा। इसी को बोलते हैं अंग्रेजी में विदर ऑन द वाइन, किसी चीज़ का ख़त्म हो जाना क्योंकि आपने सही वक्त पे एक्शन नहीं लिया, उसको निगलेक्ट किया। चलिए, सेंटेंस समझ में आ गया। एक क्वेश्चन आपसे यहीं पूछ लेता हूँ, यहाँ पे वर्ड ऑफ आवर्स क्यों लिखा है? वर्ड ऑफ आवर क्यों नहीं लिखा? वर्ड ऑफ अस क्यों नहीं लिखा? ऑफ प्रपोजिशन के बाद में आवर भी आ सकता, हो सकता शायद आ जाता है ना, अस तो आ ही सकता है, आपको पता है ऑब्जेक्टिव केस है। तो वर्ड ऑफ आवर्स क्यों लिखना पड़ा, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा आप समझें। पहले एक बार खुद से दिमाग चलाओ, फिर कॉन्सेप्ट में करवाता हूँ। कह रहे जी, रिमेंबर व्हेन एस्ट्रेज वर गिफ्ट्स टू गिव एंड स्मोकिंग वॉज ए सेरेमनी एंड वी ब्लू स्मोक रिंग्स इन ईच अदर फेसेस। कह रहे याद करो जब एस्ट्रेज वो गिफ्ट हुआ करती थी देने के लिए। एस्ट्रे समझते हैं ना आप, जहाँ पे सिगरेट का क्या बोलते हैं उसको, चूरा होता है वो, है ना, सिगरेट का जो चूरा होता है उसको डाला जाता है ना, स्मोक के बाद जो रह जाता है पीछे। और स्मोकिंग जो है वो एक सेरेमनी हुआ करता था, एक ओकेजन हुआ करता था, सब लोग बैठ के स्मोक करते थे एंड ब्लो करते थे, फूंक मार के स्मोक के रिंग्स को एक दूसरे के फेसेस में। कह रहे याद करो वो दिन जब दोस्त ऐसे बैठा करते थे और स्मोकिंग को सेलिब्रेट किया करते थे। एस्ट्रेज की वर्ब है वर्ड, स्मोकिंग की वर्ब है वॉज, और वी की वर्ब है ब्लू। ब्लू का मतलब होता है इसे फूंक मारना, स्मोक रिंग्स मतलब सिगरेट के छल्ले। कह रहे जी ऑल गोन दो थैंकफुली। कह रहे वो सब चला गया, हालांकि इस चीज़ का हमें थैंकफुली इस चीज़ को हम कह रहे हैं कि स्मोकिंग चली गई। ये कह रहे दोस्ती चली गई, समझ पा रहे हो इसकी बात में जो निराशा है ना, वो कह रहे दोस्तों वाला ये सिस्टम जो है ना वो चला गया। स्मोकिंग चली गई वो तो अच्छी बात है, हम थैंकफुल हैं उसके लिए, लेकिन साथ में दोस्त भी चले गए। कह रहा ऑल गॉन। कह रहा बट देन वी हैड एथनिक जोक्स एंड दे वर विदाउट मलिस एंड व्हेन द टेलर ऑफ द स्टोरी वॉज लॉफिंग अबाउट हिज किथ एंड किन इट वॉज डबली फनी एंड ब्रॉड अस क्लोजर। कह रहे लेकिन फिर तभी एथनिक जोक्स भी हुआ करते थे। एथनिक जोक्स मतलब मैं पंजाबी, तू बंगाली, और वो नॉर्थ ईस्ट का और ये मराठी, सब एक दूसरे पे जोक्स कर रहे हैं अपनी अपनी एथनिसिटी के हिसाब से, कोई बनिया है, कोई सिंधी है।
कह रहे फिर तभी एथनिक जोक्स भी हुआ करते थे और वो थे बिना किसी मलिस के, बुरी भावना के। मलिस का मतलब होता है हॉस्टिलिटी, स्पाइट या इलविल। और जब टेलर होता था स्टोरी का, बताने वाला होता था कहानी को, वो लाफ अबाउट कर रहा होता, हंस रहा होता अपने ही परिवार वालों पे, कित एंड किन पे, तो ये डबली फ़नी होता था, दो गुना फ़नी होता था और हमें नज़दीक लेकर के आता था। कह रहा है अब ये चला गया। अब किसी बनिया को आप बनिया बोल के दिखाओ, उसकी कंजूसी पे मजाक करके दिखाओ, आपका खास दोस्त है बनिया, वो भी गुस्सा मान जाएगा। लेकिन एक वक्त था जब कोई भी आदमी, मैं बनिया की बात करने से किसी बनिया को टारगेट नहीं कर रहा हूँ भाई, ज़्यादा वोक मत हो जाना, कोई भी आदमी जब भी अपनी कास्ट पे, अपने एथनिसिटी पे मजाक करता था और खुद अपने कित एंड किन की बात बताता था, अपने घर वालों की बात पे हंसता था, तो ये चीज़ें हमें नज़दीक लेकर के आती थी और बड़ा मज़ा आता था सुन करके एक दूसरे को इस तरीके से। अब ये काम नहीं होते हैं। वी की वर्ब है हैड, एथनिक जोक्स मैंने आपको बता दिए जो एथनिसिटी पे या रेस पे हों। दे की वर्ब है वर, मलिस का मतलब होता है इल विल। टेलर ऑफ द स्टोरी की वर्ब है वॉज, लाफिंग। कित एंड किन यानी आपके रिलेटिव्स, ठीक है। इट की वर्ब है वॉज। ये छोटे मोटे सब्जेक्ट वर्ब तो आप मिला ही लोगे, शायद बताने की ज़रूरत आपको ना पड़े। डबली फ़नी यानी दुगना फ़नी था, ये डबली फ़नी था और हमें पास भी लेके आता था। तो ये फर्स्ट सेंटेंस में इसने आपको पूरी भूमिका बंधा दी इस आर्टिकल की, आपको हल्का आइडिया लग गया होगा। अब ये कॉन्सेप्ट भी देख लो, ऑफ के बाद में ऑर्स क्यों लगा। देखो जी, ऑफ के बाद में जब भी आपको कोई प्रोनाउन यूज़ करना है या नाउन यूज़ करना है तो आप यूज़ करेंगे पजेसिव फॉर्म में। माइन, योर्स, हर्स, हिज, देयर्स, आवर्स। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं इंग्लिश में डबल पजेसिव। एक तो ऑफ से पजेशन आ ही जाता है, द स्कूल ऑफ राम, द बैग ऑफ मोहन, मोहन का स्कूल, राम का बैग, ऑफ से पजेशन आ ही जाता है। लेकिन ऑफ के बाद में पजेसिव नाउन और प्रोनाउन यूज़ करने से डबल पजेशन होता है, डबल जेनेटिव या डबल पजेसिव जो है ना, इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं। अंग्रेजी में पजेशन को डबल लगा करके किया जाता है, वो डबल पजेस्ट है, ऐसा समझ लो अंग्रेज, ठीक है। अब मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ इसका मीनिंग क्या है। शी इज़ माई फ्रेंड, वो मेरी दोस्त है। अगर इस फ्रेंड को, इस सेंटेंस को ऐसा लिखना चाहूँ, शी इज़ ए फ्रेंड ऑफ, तो क्या लिखूंगा? मी लिखूंगा, माई लिखूंगा या माइन लिखूंगा? देखो, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन या पजेसिव एडजेक्टिव यूज़ नहीं करना। मी को, माई को, यू को, योर को, शी को, हर को, है ना, ऐसे आपको यूज़ नहीं करना। आपको मी के लिए यानी आई के लिए जो पजेसिव प्रोनाउन होता है माइन, उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा और यहाँ लिखना पड़ेगा शी इज़ ए फ्रेंड ऑफ माइन, ठीक है। बस कॉन्सेप्ट इतना ही है। आई के लिए माइन, यू के लिए योर्स, वी के लिए आर्स, दे के लिए देयर्स, ही के लिए हिज, शी के लिए हर्स, इट के लिए इट्स। तो आपको इन सारे पजेसिव प्रोनाउंस को हमेशा ऑफ के बाद में यूज़ करना है जब भी पजेशन आपके सेंटेंस में हो। पजेशन क्या होता है? मेरा दोस्त, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा पेन, मेरा स्कूल, मेरा जो भी मेरा। दिस इज़ योर फॉल्ट, ये तुम्हारी गलती है, तो दिस इज़ द फॉल्ट ऑफ यू लिखूँ, योर लिखूँ या योर्स लिखूँ? यू का पजेसिव होता है योर्स, तो दिस इज़ द फॉल्ट ऑफ योर्स, ठीक है। योर भी नहीं आएगा और यू भी नहीं आएगा। दैट इज़ राम्स हाउस, ये राम का घर है, तो यहाँ क्या लिखूँ? दैट इज़ द हाउस ऑफ राम लिखूँ या राम्स लिखूँ? देखो, जब भी प्रोनाउन से नाउन पे आते हैं डबल पजेसिव जो है हट जाता है। अब यहाँ पे दैट इज़ द हाउस ऑफ राम भी ठीक है और दैट इज़ द हाउस ऑफ राम्स भी ठीक है। ये है ट्रेडिशनल इंग्लिश जिसमें राम्स लिखा जाता था ऑफ प्रेपोजिशन के बाद। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में आपको राम लिखना है, राम्स की ज़रूरत लिखने की नहीं है, ठीक है। दैट इज़ द हाउस ऑफ राम, राम्स भी सही है, इसको एरर नहीं बनाना है, किसी एग्ज़ाम में आपसे एग्जामिनर पूछेगा भी नहीं। दोनों ही सही हैं तो फिर एरर कैसे होगी? ये भी सही, ये भी सही। लेकिन हम ज़्यादा जिसको यूज़ करते हैं वो है बिना जो है पजेसिव के। नाउन के केस में पजेसिव जो है ऑफ के बाद बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके कुछ एक्सेप्शंस भी बता देता हूँ आपको। एक्सेप्शन क्या है जी? यही कॉन्सेप्ट है जिसको आपको दूसरे एंगल से देखना है। देखो, एक्सेप्शन ये है, द बैग इज़ मेड ऑफ लेदर, ये बैग बना है लेदर से। अब मुझे बताओ, मेड ऑफ लेदर, इसमें ऑफ के बाद लेदर्स लिखूं या लेदर लिखूं? मैं कह रहा हूं ये बैग लेदर से बना है, लेदर का नहीं है ये। लेदर नाम के किसी आदमी का ये बैग नहीं है, कोई पजेशन नहीं है यहाँ पे। मेरा बैग, तुम्हारा बैग, लेदर का बैग, ऐसा नहीं है। लेदर का बैग है मतलब लेदर से बना हुआ है।
जब पोजेशन नहीं है ना भाई साहब, तो ऑफ के बाद में पंगे नहीं लेने हैं, द बैग इज मेड ऑफ लेदर ही लिखना है। समझ पा रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूँ? पोजेशन तो ये है नहीं, लेदर ने इस बैग पे कब्जा तो किया नहीं हुआ, तो फिर जब ऑफ के बाद में कब्जे की फीलिंग नहीं है, पोजेशन नहीं है, तो आपको पॉजेसिव वाला प्रोनाउन भी या नाउन यूज़ नहीं करना। द बैच कंसिस्टेड ऑफ 50 स्टूडेंट्स, बैच मिल करके बना था 50 बच्चों से। ये 50 बच्चे इस बैच के मालिक नहीं थे, समझ पा रहे हो? पोजेशन नहीं था इनका, तो यहाँ पे ऑफ 50 स्टूडेंट्स ऐसा लिखना पड़ेगा आपको, ये अपोस्ट्रोफी वाला एस आपको नहीं लगाना, पॉजेसिव वाला। द कोर्ट कन्फिस्केटेड ऑल द इल गॉटन वेल्थ ऑफ स्मृति या स्मृतिस, कोर्ट ने कन्फिस्केट कर लिया, कब्जे में ले लिया सारी उसकी गलत कमाई हुई वेल्थ को। इल गॉटन वेल्थ मतलब गलत तरीके से कमाई हुई पूंजी को, और किसकी? स्मृति की। अब ये पूंजी स्मृति की है, उसका कब्जा था इस पूंजी पे, यहाँ पे दोनों ही सही हैं, आप जिसको चाहें लगा सकते हैं, लेकिन हम प्रेफर करेंगे स्मृति, ठीक है? मॉडर्न जो इंग्लिश के अंदर हम पॉजेसिव नहीं बनाते हैं डबल पॉजेसिव नाउन्स का। चलिए, कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से क्लियर होगा, कमेंट से बताना सर नया कॉन्सेप्ट था, आज समझ में आ गया। लास्ट क्वेश्चन आपको दे रहे हैं एज ए क्विज, 2 एरर्स इसमें मिल सकती हैं आपको। अ स्कल्पचर ऑफ हर मेड ऑफ आयरन्स विल बी ऑक्शन टुमारो, एक मूर्ति जो है उसकी जो लोहे से बनी है कल नीलाम की जाएगी, ऑक्शन की जाएगी। सभी बच्चे इस सेंटेंस को सही करके दोनों एरर्स को कमेंट्स में डालें, आपको बताते हैं सही है गलत है। चलिए आगे बढ़े, इसलिए यहाँ पे ऑफ आवर्स हमें लिखना पड़ा। आगे कह रहा है जी, नाउ इट कुड स्टार्ट ए रॉइट, अब ये चीज़ें जो ऊपर हमने बताई हैं अब एक रॉइट को स्टार्ट कर सकती हैं, दंगे को पैदा कर सकती हैं। इवन रिलीजन वॉज नॉट स्पेयर्ड एज ए सब्जेक्ट ऑफ सटायर, यहाँ तक कि रिलीजन को भी नहीं बख्शा गया, स्पेयर किया गया सटायर के एक सब्जेक्ट के तौर पे। पहले की बात कर रहे हैं, पुराने वक्त की। बट नो वन स्टॉम्प्ड ऑफ, लेकिन कोई भी आदमी स्टॉम्प ऑफ नहीं करता था। स्टॉम्प का मतलब होता है पैर पटकना, ऑफ का मतलब है भाग जाना। ऐसा वक्त था पहले कि रिलीजन पे मजाक कर दो, हंस करके आदमी टाल देता था, स्टॉम्प ऑफ करके वहाँ से गुस्से में नहीं भागता था। रिलीजन की वॉज है वॉज नॉट स्पेयर्ड, स्पेयर करना यानी बख्श देना। सटायर आप समझते हैं, उपहास। नो वन की वर्ब है स्टॉम्प ऑफ करना, पैर पटक के गुस्से में भागना। नाउ वी आर ऑल अफ्रेड समवन विल बी ऑफेंडेड, लेकिन आजकल हम सब अफ्रेड हैं कि कोई गुस्सा हो जाएगा अगर रिलीजन की बात की तो। बिकॉज वी आर सो थिन स्किन्ड, क्योंकि हमारी चमड़ी इतनी पतली हो गई है। थिन स्किन्ड का मतलब होता है चमड़ी पतली वाला आदमी, सेंसिटिव आदमी, थोड़ी सी बात पे गुस्सा कर देने वाला या इमोशनल हो जाने वाला आदमी। अब हम इतने थिन स्किन्ड हैं। एंड रेडी टू टेक स्लाइड्स, और तैयार है, रेडी है टेक स्लाइड करने के लिए, ऑफेंस लेने के लिए, गुस्सा होने के लिए। विद टू मनी ऑफ अस सेल्फ अपॉइंटेड गार्जियंस ऑफ आवर सिटाडेल्स ऑफ नथिंगनेस, ये इस ईयर का अभी तक का सबसे प्यारा सेंटेंस है जो मैंने पर्सनली पढ़ा है। आप इससे कितना रेजोनेट करते हैं बताना। कह रहा है ये काम हो रहा है हम में से बहुत सारे लोगों के, टू ऑफ मैनी ऑफ अस के, सेल्फ अपॉइंटेड गार्जियंस होने के साथ ही। गार्जियन यानी रक्षक, सेल्फ अपॉइंटेड मतलब खुद ने अपॉइंट कर दिया, किसी ने नहीं बनाया आपको, आप खुद रक्षक बन बैठे हैं। और किसका? हमारे सिटाडेल्स का, हमारे उन किलों का, फोर्ट्स का। सिटाडेल यानी किला, जो है नथिंगनेस का, जो है खालीपन का। और हम आर्म्ड विद हैं, आर्म्ड विद यानी हथियार है हमारे पास, राइचियस इंडिग्नेशन का, मॉरली सही गुस्से का। सेंटेंस समझो, आजकल हम बड़े अफ्रेड हैं कि कोई गुस्सा हो जाएगा मजाक पे, और हम इतने थिन स्किन्ड हैं, इतनी पतली चमड़ी वाले सेंसिटिव हो गए हैं कि हम तैयार हैं टेक स्लाइड करने के लिए, गुस्सा होने के लिए भी। और ये सारा काम कैसे हो रहा है? हम में से बहुत सारे लोग सेल्फ अपॉइंटेड गार्जियंस बन गए हैं, खुद ही रक्षक बन बैठे हैं अपने अपने किलों के, जो किला है नथिंगनेस का, जो किला है खालीपन का। समझ गए? और हमने हथियार उठा रखे हैं राइचियस इंडिग्नेशन का, सही और मॉरली गुस्से का, फ्यूरी का, है ना। ऐसे ही किसी चीज़ के आप रक्षक बन बैठे हो, वो चीज़ पता नहीं कितने हज़ार सालों से चलती आ रही है, आपसे कितने साल पहले वो चली थी, आप चले जाओगे और उसके बाद भी वो रहेगी, आपको पता है इस बारे में। लेकिन अचानक से आपको फील होने लगा कि मैं इसका रक्षक हूँ। किसी ने बोला तो बोला कैसे, मैं अभी उसको ट्वीट कर दूंगा, है ना, उसके नीचे कमेंट लिख दूंगा। तो हम में से बहुत लोग सेल्फ अपॉइंटेड गार्जियंस बन गए हैं हमारे किलों के, जो है खालीपन का, और हथियार लेकर के बैठे गुस्से का। कितना प्यारा सेंटेंस है, बहुत गहरा सेंटेंस है ये। वी की वर्ब है आर, समवन की वर्ब है विल बी ऑफेंडेड,
वी की वर्ब है आर एंड वी की वर्ब है, चलिए रेडी यहाँ पे वर्ब नहीं है, रेडी एक एडजेक्टिव है, ठीक है। वी आर थिन स्किन्ड एंड वी आर रेडी, हटा देता हूँ इसको मैं पिंक कलर से, है ना। टेक स्लाइड करना, गुस्सा लेना, गार्जियन यानी रक्षक, सिटाडल यानी किला। किले की प्रोटेक्टिव बाउंड्री को क्या बोलते हैं? वन वर्ड है, बहुत बच्चों को आता होगा, कई बार करवा चुके हैं। बी और आर से, बी और आर से दो वन वर्ड्स बनते हैं। पहला लेटर मैंने बता दिया आपको, किसी भी किले की चारों तरफ की प्रोटेक्टिव बाउंड्रीज होती है उसके लिए। आज आप बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये वर्ड सारे अच्छे से आपको बहुत बार रिपीट करवाए हैं। कह रहे जी ह्यूमर हैज़ बीन द वर्स्ट हिट, जो ह्यूमर है, जो मजाक है, वो सबसे ख़राब तरीके से हिट है, सबसे ज़्यादा चोट उसी को पड़ी है। हिट यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हिट हिट हिट, V1 V2 V3 सेम होती है, ये थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव है। याद रखें, वर्ब की थर्ड फॉर्म V1 V2 V3 सेम वाली वर्ब्स को जो 15-20 आपको करवाई हैं उनको उसी फॉर्म में चलाना है ना। हिट है, हर्ट है, कट है, पुट है। करे यू से समथिंग यू थिंक इज़ फनी एंड देन समवन फील्स इंसल्टेड, आप कोई ऐसी बात कहते हैं जो कोई फ़नी लगे, जो फ़नी हो, आपको लगता है कि वो फ़नी है ना, और फिर कोई आदमी फील करेगा इंसल्टेड, एंड ऑल हेल ब्रेक्स लूज, और सारा हेल ब्रेक लूज कर जाएगा। ब्रेक लूज करना यानी आज़ाद हो जाना, हेल का मतलब है नर्क, हेल ब्रेक लूज का मतलब होता है अचानक से तूफान आ जाना, है ना, अफरा तफरी हो जाना, झगड़े हो जाना। कह रहा आप कुछ कह दो किसी को फ़नी समझ के और आदमी गुस्सा हो जाए और वहीं के वहीं झगड़े शुरू हो जाए। नेक्स्ट थिंग यू नो यू आर अपोलोजाइजिंग फॉर ट्राइंग टू मेक पीपल लाफ, अगली चीज़ आप देखोगे, नेक्स्ट थिंग यू नो, आपको पता लगेगी नेक्स्ट थिंग यू नो कि आप अपोलोजाइज कर रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं कि आपने कोशिश की किसी को हंसाने की, हंसाने के लिए भी कोई गुस्सा हो गया आपकी हंसी वाली बात पर, आप उससे माफ़ी मांग रहे हैं, आपको पता लगे नेक्स्ट थिंग ये होती है। स्टैंड अप कॉमिक्स फंक्शन इन पेरिल, जो स्टैंड अप कॉमिक्स हैं, जो हंसी हंसाने वाले हैं, वो काम कर रहे हैं डेंजर में, इन पेरिल, कभी उन पे केस लग जाता है, तूने ये कैसे बोल दिया, है ना, हमारे धर्म खतरे में था, जाति खतरे में थी, तूने बोला तो अब और खतरे में आ गई, अब तू तेरे पे केस लगेगा। तो स्टैंड अप कॉमेडियन जो हैं उन पे ज़्यादा खतरा है आजकल। लाफ विद हैज़ डिटोरेटेड इनटू लाफ एट, जो लाफ विद है यानी मिल करके हंसने का काम जो है, अब वो डिटेरोरेट कर गया है, वो उसकी क्वालिटी गिर गई है और वो बदल गया है लाफ एट में, किसी पे हंसने पे, है ना। लाफ विद नहीं होता, अब आप हंसेंगे तो बस किसी पे ही हंस रहे हैं, ऐसा अंडरस्टूड है बाय डिफ़ॉल्ट, अच्छे मन से आप नहीं हंस रहे हैं, कहने का मतलब ये। लाफ विद की होगा हैज़ डिटेरोरेटेड। बहुत ईजी सेंटेंसेज है, इसलिए थोड़ा सा फास्ट चला रहा हूँ मैं आपको। अब आ जाओ लास्ट अपने एक दो छोटे छोटे मिल जाएंगे आपको, है ना, पैराग्राफ्स। कह रहा देयर वॉज बॉडी शेमिंग दैट डिलाइटफुली चीरिंग सोशल आइस ब्रेकर, कह रहे जी बॉडी शेमिंग भी हुआ करती थी। बॉडी शेमिंग यानी किसी की बॉडी पे हंसना, हंसाना, और कह रहे वो होती थी डिलाइटफुली चीयरफुल, बहुत ही हंसी वाले तौर पे चीयरफुल, सोशल आइस ब्रेकर। आइस ब्रेकर यानी बातचीत करने का, बातचीत को शुरू करने का तरीका, है ना। जब बातचीत शुरू करनी हो, किसी से बात करो, अरे यार पतला हो गया, दुबला हो गया, मोटा हो गया, तगड़ा हो गया, है ना। तो यहाँ से बॉडी शेमिंग, जिसको हम बॉडी शेमिंग आजकल बोलते हैं, वो पहले बात शुरू करने का तरीका हुआ करता था। वॉक इनटू अ पार्टी एंड इट स्टार्ट्स, किसी भी पार्टी में घुस जाओ और ये शुरू हो जाती थी। माई गुडनेस लुक एट यू, व्हाट हैव यू डन टू योर सेल्फ, यू लुक एंशिएंट। माई गुडनेस का मतलब है, मतलब कुछ भी नहीं है इसका हिंदी में, अंग्रेज ऐसे ही बोल देते हैं। ये मी गुडनेस या माई गुडनेस का मतलब है बस किसी से आप मिलते हैं ना पहली बार में, उसको माई गुडनेस बोल देते हैं कि आपसे मिला ना मैं, यही मेरी गुडनेस है। माई गुडनेस, आपसे मिलके मज़ा आया, अच्छा लगा, पर अपने आप को देखो, आपने क्या कर दिया है अपने आप को। व्हाट हैव यू डन टू योर सेल्फ, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। यू लुक एंशिएंट, आप तो बहुत बूढ़े लग रहे हैं, है ना, किसी को बताने के लिए भी आप बूढ़ा लग रहा है, जवान लग रहा है, इस तरीके से आप जो है किसी से बात करते थे जब वो आपसे मिलता था। चलिए, लुक एट यू, व्हाट हैव यू डन टू योर सेल्फ, यू लुक एंशिएंट, सब्जेक्ट वो बड़े अंडरस्टूड है, शायद बताने की ज़रूरत नहीं है। हैव यू बलून्ड, वाओ, लेट योर सेल्फ गो। देखिए, हैव यू बलून्ड का मतलब है क्या आप फूल गए हो गुब्बारे की तरह, हैव यू बलून्ड, और फिर वाओ लगा करके बता रहे हैं आप अपने आप को लेट योर सेल्फ गो करते हो, बड़ा आज़ादी से चलने को देते हो, यानी जो मन करता है खा लेते हो,
कोई मोटा आदमी दिखे ना, उसको बोलते बड़ा फूल गया यार, बड़ा फूल गया, खूब खा पी रहा है ना। हिंदी में अपने उसको ऐसा बोलेंगे। इंग्लिश में बोलेंगे हैव यू बलून्ड, गुब्बारे की तरह फूल गए हो, खूब खा पी रहे हो। वेल यू लेट योर सेल्फ गो। लेट योर सेल्फ गो मतलब समझ लेना, अपने आप को आज़ाद रखना, लेट गो करना, जो मिला खा लिया पी लिया, है ना। खाने पीने के मामले में आज़ाद रखना। करेक्ट, कंसर्न रैप्ड इन ग्ली सो मच फन। कंसर्न थी, चिंता थी, जो रैप्ड थी, जो कवर्ड थी ग्ली में, हंसी के अंदर, बहुत फन हुआ करता था। आप चिंता भी जाहिर करते थे किसी के बूढ़ा दिखने पे, किसी के मोटा दिखने पे, और हंसी मजाक में ही वो चिंता बताई जाती थी, काफ़ी फन तरीके से। नाउ यू कैन नॉट इवन गिव अ लेडी अ कॉम्प्लीमेंट। अब आप किसी लेडी को एक कॉम्प्लीमेंट भी नहीं दे सकते हो, एक प्रशंसा भरा रिमार्क भी नहीं दे सकते हो, बिकॉज यू आर ऑब्जेक्टिफाइंग हर, क्योंकि आप उसको ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हो, आप इसको एक एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट कर रहे हो। आप किसी लड़की को बोल दो यार बड़ी सुंदर लग रही हो, इस बात पे हो सकता है आपसे तमाशा हो जाए, 10 आदमी आपको बुला करके बिठा करके पूछें कि तूने कैसे बोली ये बात। आप नहीं बोल सकते। अगर उस लड़की को ऑब्जेक्शन है इस बात से, तो फिर आपका ठाकुर तो गया, है ना। ठाकुर ये बोला तो ठाकुर तो गया। करेंट दैट कुड गेट यू इनटू हॉट वाटर, और अब ये आपको हॉट वाटर में गेट कर सकती है। टू गो या गेट इनटू हॉट वाटर यानी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आना, बस वही बात है। किसी को कॉम्प्लीमेंट देना भी लेडीज़ को, ऑपोजिट सेक्स को, बड़ा मुश्किल है। यू की वर्ब है कैन नॉट गिव, यू की वर्ब है आर ऑब्जेक्टिफाइंग। ऑब्जेक्टिफाई करना यानी डीह्यूमनाइज करना, किसी इंसान को चीज़ की तरह, थिंग की तरह ट्रीट करना। कि सुंदर लड़की है मतलब सुंदर चीज़ की तरह है ना, ऐसा ऑब्जेक्टिफाइंग करना कहलाता है आजकल। से हाई ब्यूटीफुल एंड यू आर इन ट्रबल। किसी लड़की को हाई ब्यूटीफुल बोल दो, आप मुसीबत में हैं। चलिए, समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा होगा। कह रहे जी नॉट सो लॉन्ग अगो यू गॉट वैक्ड एज ए किड बिकॉज यू वर ए ब्रैट। कह रहे जी बहुत पुरानी बात नहीं है, आप गॉट वैक्ड होते थे, आपको मार पड़ती थी एक बच्चे के तौर पे, क्योंकि आप एक ब्रैट थे। ब्रैट का मतलब होता है जिद्दी आदमी, जिद्दी बच्चा। तो ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, ये भी ऐसा हुआ करता था। यू की वर्ब है गॉट वैक्ड, यू की वर्ब है वर। नाउ इफ़ यू स्मैक योर किड्स फॉर बीइंग अ पेन इन द बट यू गेट द होल सिस्टम फॉलिंग अपॉन यू। कह रहा है लेकिन अब अपने बच्चे को मार के देखो, क्योंकि वो बच्चा पेन इन द बट हो रहा है, आपको परेशान कर रहा है। अगर आप ऐसा कर दोगे ना, पूरा सिस्टम फॉल अपॉन यू कर जाएगा, पूरा सिस्टम आपके सर पे गिर जाएगा। पुलिस वाले आ जाएंगे, चाइल्ड केयर वाले आ जाएंगे, एंड दे स्टार्ट चेकिंग द चाइल्ड फॉर साइकोलॉजिकल स्कारिंग। और वो चेक करना शुरू कर देंगे बच्चे को किसी मानसिक चोट के लिए। अगर बच्चे को आपने पीटा और अगर केस बन गया तो ये सब भी होने लगता है माँ बाप के साथ। यू की वर्ब है स्मैक। पेन इन द बट का मतलब समझते होंगे, न्यूसेंस, कोई परेशान कर रहा हो आपको, आपका खुद का बच्चा। यू की वर्ब है गेट। फॉल अपॉन यू यानी टूट पड़ना, सब कुछ आपके ऊपर टूट पड़ेगा, पूरा सिस्टम, सरकार, पुलिस। दे की वर्ब है स्टार्ट चेकिंग। स्कारिंग यानी चोट, साइकोलॉजिकल स्कारिंग यानी मानसिक चोट। सैनिटाइजिंग बुक्स एंड मूवीज़ and dumping on renowned authors for encouraging racial stereotypes, this whole cancel culture has become toxic. सैनिटाइज करना किताबों को और मूवीज़ को, और डंप ऑन करना यानी ऑब्जेक्ट करना या कैंसिल करना या रिजेक्ट कर देना रिनॉन ऑथर को, जाने माने लेखकों को, कि वो इनकरेज कर रहे हैं रेशियल स्टीरियोटाइप्स, रेस से जुड़े हुए मजाक या चुटकुले, स्टीरियोटाइप्स। कह रहे ये सारा जो कैंसिल कल्चर है, बॉयकॉट कल्चर है, ये टॉक्सिक हो गया है, बड़ा ही पॉइजनस हो गया है, बड़ा जहरीला हो गया है। कैंसल कल्चर क्या होता है? इस एक्टर की मूवी नहीं देखेंगे, इस सिंगर का गाना नहीं सुनेंगे, क्योंकि इसने अपने गाने में सिंधियों की बात की है, इसने अपनी मूवी में हिंदू की बात की है, मुस्लिम की बात की है। तो ये बड़ा कैंसल कल्चर है, बड़ा टॉक्सिक कल्चर है हमारा आजकल का। किताबों में से, मूवीज़ में से कोई भी आपत्तिजनक चीज़ होती है वो निकाल देते हैं, किसी भी ऑथर को डंप कर देते हैं, अगर वो कोई ऐसी बात, कोई चुटकुला वुटकुला भी लिख दे। रिनॉन का मतलब है जाना माना। सैनिटाइज करना यानी क्लीन करना, प्योरीफाई करना। सैनिटाइजर बना ना सैनिटाइज करने से। कह रहे जी आई मिस द हेल्दी रिबिंग द नॉट सो गार्डेड पॉकिंग ऑफ फन। कह रहे जी मैं मिस करता हूँ उस हेल्दी रिबिंग को। रिबिंग का मतलब होता है मखौल, बैंटर, मजाक मस्ती, है ना। एक दूसरे को जब आप गुदगुदी करते हो, एक्चुअल में वो होती है रिबिंग, लेकिन आप अपनी बातों से भी गुदगुदी कर सकते हो, टीज़ कर सकते हो। कह रहे मुझे वो गुदगुदी और मजाक के दिन बड़े याद आते हैं, और वो बहुत ज़्यादा गार्डेड पॉकिंग ऑफ फन भी याद आता है। पॉक ऑफ फन यानी फन से किसी को पॉक करना, मजाक से किसी को छेड़ना।
और नॉट सो गार्डेड मतलब सामने वाला भी अपने आप को गार्ड नहीं करेगा, आपकी मजाक को सुन लेगा। कह रहा ऑल ऑफ विच वॉज एन इंडिकेटर ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये सब चीज़ें एक इंडिकेटर थी आत्मविश्वास का। आप मजाक कर लेते हैं और सह लेते हैं, यही आपका आत्मविश्वास दिखाता था। ऑल की वर्ब है वॉज, आई की वर्ब है मिस। नाउ टू मैनी नर्वस नेलीज आर लुकिंग फॉर ए स्लाइड। अब बहुत सारी नर्वस नेलीज हैं। नलीज का मतलब होता है, देखिए वैसे तो ये वर्ड ही ऑफेंसिव अपने आप में। नली का मतलब होता है गे, या ऐसा आदमी जो एफिमिनेट हो, जो लेडीज़ के जैसा हो, या फिर इसको आप एक फियरफुल पर्सन भी बोल सकते हैं, डरा हुआ सहमा हुआ आदमी जो अपनी बात पे रह ना पाए, जो स्टैंड ना ले पाए। अब आजकल बहुत सारे नर्वस नेलीज हैं, अगर हिंदी में कहना चाहें जो देसी भाषा में, कि मर्द नहीं है वो, है ना, नर्वस टाइप के लोग हैं, और वो लुक फॉर कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कि किसी की बात का बुरा मान जाएं। खुद में कॉन्फिडेंस है नहीं और हर आदमी को बोलते रहते हैं तूने मेरे को कुछ गलत बोल दिया। कह रहे जी वांटिंग टू से हाउ डेयर यू, हमेशा वेट करते रहते हैं कहने के लिए कि तेरी ज़रूरत कैसे हुई। हाउ डेयर यू मतलब तूने मुझे ऐसा बोला तो बोला कैसे। कह रहे जी वॉर्म हैप्पी इरेवरेंस इज़ फेडिंग अवे। वॉर्म और हैप्पी जो इरेवरेंस है, जो डिसरिस्पेक्ट है, जो किसी के लिए आप छेड़ करते थे, मजाक करते थे, किसी को समझ गए ना, मोटा बोल दिया, पतला बोल दिया, बनिया बोल दिया, सिंधी बोल दिया, मराठी बोल दिया, ये वॉर्म हैप्पी जो डिसरिस्पेक्ट है अब ये फेड अवे कर रही है, ख़त्म होती जा रही है। और क्या हो रहा है, इन इट्स प्लेस डल बोरिंग करेक्टनेस, इसके प्लेस पे आ रही है डल और बोरिंग सही होने की क्वालिटी। चलिए रैपअप करेंगे क्लास को। बड़ा इजी आर्टिकल था आज का, पढ़ने में मज़ा आया, पढ़ाने में मज़ा आया, होपफुली चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आज का क्विज़ जो है आपको खुद से अटैम्प्ट करना है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, आंसर फर्स्ट कमेंट में डाल रहा हूँ, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, फटाफट से रैपअप करके मुझे अब निकलना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो उसके, ये फर्स्ट 2 क्वेश्चंस हैं, अटैम्प्ट जरूर करना, और ये बाकी के बीच में वोकैब है सारी एग वाली, और लास्ट में 2 एरर्स हैं। फर्स्ट कमेंट में आंसर है, वहाँ से चेक करो, आउट ऑफ 9 कितने मार्क्स मिले ज़रूर से बताना। कल की क्लास में आपसे लेंगे मुलाकात। ऐसे आर्टिकल कैसे लगते हैं पीडी या पीडीआई लिख करके बता दिया करो, ताकि इनको बार बार अपने ला सके। कल आपसे लेंगे मुलाकात कल की क्लास में। जिन बच्चों को कोर्सेज की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा क्लासेस की ज़रूरत है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स ऑफ द कोर्सेज। एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, YT ऐप को, आपको राइटिंग का, SSC का और बैंकिंग का, इनफैक्ट UPSC का भी कोर्स मिल जाएगा। अफोर्डेबल कोर्सेज है, मेहनत करना चाहते हैं तो ऐप को डाउनलोड करें, कमेंट सेक्शन में लिंक रखा गया है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स। चलिए अंटिल देन साइनिंग आउट।